मैं आ गया, लेकिन व्यवस्था है मुझे 5 बजे जयपुर में कार्यक्रम को संबोधित करना है और उस कार्यक्रम का उद्घाटन मुझे आज सुबह करना था 11 बजे, लेकिन आपके कार्यक्रम के लिए मैंने उनको बोला उद्घाटन में किसी और को बुला लीजिए। मुझे आज अपने गुरुओं से मिलना है, गुरु माताओं से मिलना है। सबसे पहले भगवान विष्णु और उनके सभी अवतार भगवान रामकृष्ण को प्रणाम करता हूं, अपने 24 तीर्थंकर को प्रणाम करता हूं, अपने 10 सिख गुरुओं को प्रणाम करता हूं, गौतम बुद्ध जी को प्रणाम करता हूं, अपने उन महान राजाओं को प्रणाम करता हूं जिसके कारण आज हमारे हाथ में रक्षा है, हमारे माथे पे तिलक है। अपने उन सभी राजाओं को प्रणाम करता हूं, नमन वंदन करता हूं जिसके कारण आज हमारी माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं, माथे में सिंदूर लगाती हैं और आप सब पटका डाल के बैठे हुए हैं। इसके लिए आइए एक बार सब लोग महाराणा प्रताप को नमन करें, राणा सांगा को नमन करें, पृथ्वीराज चौहान को नमन करें, राणा कुंभा को नमन करें, राणा जवान सिंह को नमन करें, राणा गंगा सिंह को नमन करें, महाराजा हरि सिंह को नमन करें, सवाई हरि सिंह को नमन करें, हमीर सिंह, राव सिंह, बप्पा रावल और अरंगपाल तोमर को नमन करें। अगर ये राजा नहीं रहे होते, अगर ये महापुरुष नहीं रहे होते तो शायद आज हमारा नाम भी कुछ अलग होता, हमारी पहचान भी कुछ अलग होती, हमारा निशान भी अलग होता, शायद मूंछ छोटी होती, दाढ़ी बड़ी होती, शायद हाथे में कलावा नहीं होता, बहुत कुछ बदल चुका होता। आज क्या दिक्कत क्या आ रही है? अब ठीक है। आज 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर पिछले 2000 साल से चल रही है कि नहीं? पहली डेट आई 01/01/01/0 1 जनवरी, उसके बाद डेट बदलती गई। आज 25 अक्टूबर है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले दशहरा मनाया और कुछ दिन के बाद 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएंगे। 1947 में 24 अक्टूबर को दशहरा था। कब था? 24 अक्टूबर। इस बार दशहरा कब था? 13 अक्टूबर को। 1947 में भी लाल कृष्ण आडवाणी जी, राम जेठमलानी जी, मिल्खा सिंह जी, गुलजार साहब, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, प्रेम चोपड़ा, लाला अमरनाथ, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, इन सब लोगों ने अपने अपने घर में होली मनाई थी, अपने अपने घर में मकर संक्रांति मनाई थी, अपने अपने घर में नवरात्रा मनाया था, अपने अपने घर में सारे त्योहार मनाए थे। और कब तक मनाए थे? 31 जुलाई तक। जब 31 जुलाई तक आडवाणी जी, जेठमलानी जी, पृथ्वीराज कपूर, इंद्र कुमार गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी, जब ये लोग त्योहार मना रहे होंगे तो क्या इन्होंने सोचा होगा कि अगस्त में क्या होने वाला है? जोर से बोलिए जरा। मैंने ये नाम इसलिए लिए कि ये नाम आप भी जानते हैं। वैसे तो ऐसे लाखों लोग थे जो सब कुछ त्योहार अपने घर में मना रहे हैं। ये नाम इसलिए ले लिया कि आपको याद हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बाकी छोड़िए,
अभी जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ने सोचा था क्या अगस्त में क्या होगा? सोचा था क्या? लेकिन हुआ कि नहीं? 1805 में गंधार, जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, वहां के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। वर्तमान अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। जब 1805 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सोचा क्या कि 20 साल के बाद उनको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। सोचा होगा क्या? प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कोई ऐसे नहीं सोचता, नहीं सोचा, लेकिन भागे। लाहौर के लोग, कराची के लोग, काबुल के लोग, पहले इसके नाम अलग अलग हुआ करते थे, रावलपिंडी नाम पहले उसका तक्षशिला था, वहां के लोगों ने सोचा था क्या कि 10 साल 20 साल के बाद क्या होगा? सोचा था क्या? लेकिन जो नहीं सोचा वो हुआ कि नहीं? आप लोग को 10 साल के बाद क्या होने वाला है आपने कभी सोचा क्या? 20 साल के बाद क्या होने वाला कभी सोचा क्या? नहीं, क्योंकि सोचने से डर लगता है, इसलिए सोचते ही नहीं। ये इंसान की फितरत है, वो ऐसी चीज नहीं सोचना चाहता जो होने वाला है, जो सच है होगा, फिर भी नहीं सोचना चाहता। हम जानते हैं कि पिताजी खत्म होंगे, फिर भी हम सोचते नहीं है, ठीक है भाई खत्म होंगे तो खत्म होंगे। हम जानते हैं हमारी पत्नी खत्म होगी, सोचते नहीं है, ठीक है खत्म होगी तो खत्म होगी। हम जानते हैं हमारे पति खत्म होंगे, लेकिन सोचते नहीं है, ठीक है होंगे तो होंगे। ऐसे ही हमारे देश के साथ क्या होगा हम इसको भी नहीं सोचते। जब घर वालों के बारे में नहीं सोचते तो देश के बारे में कहां सोच सकते? आज हमारे सामने सारे गुरु बैठे हैं, गुरु माताएं बैठी हैं, गार्गी मैत्रेयी बैठी हैं और चाणक्य बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा इसके बारे में चिंतन शुरू करिए, थोड़ा सोचना शुरू करिए। और सबसे अच्छी बात यह है, आज की डेट में ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया उपयोग करते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए, आधी बात मैं आपको ऐसे ही बताता रहूंगा, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मैं यही काम करता हूं, मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे बाहर रहता हूं। आज मेरा 90वां जिला है, 2024 का 90वां जिला है। शाम को जयपुर 91वां जिला हो जाएगा। कल शाम को जलपाईगुड़ी 92वां जिला होगा और परसों सिलीगुड़ी 93वां जिला होगा। पिछले साल में 115 जिलों में गया था, एक रविवार को अपने घर में था क्योंकि दिवाली थी। उसके पिछले साल में 90 जिलों में गया था, 3 रविवार अपने घर में था क्योंकि त्योहार पड़ गए थे। इस साल अभी 1 रविवार अपने घर में था क्योंकि पिछले शनिवार को दशहरा था, तो दशहरे के कारण हम दशहरा और एक दिन और हमने आराम किया था पिछले रविवार शनिवार को। जो 12-13 अक्टूबर को शनिवार रविवार था उसमें मैं अपने घर में था। मैं सोचता हूं इसलिए बेचैन हूं, मैं कैलकुलेशन करता हूं इसलिए बेचैन हूं, मैं इतिहास को पढ़ता हूं इसलिए बेचैन हूं। पर्सिया कितने दिन में ईरान बना इसको मैंने पढ़ा इसलिए बेचैन हूं। दुर्योधन का ननिहाल गंधार कितने दिन में अफगानिस्तान बना इसको पढ़ा इसलिए बेचैन हूं। माता कैकेयी जहां से आई थी भरत का ननिहाल कैकेय कितने दिन में पेशावर बना ये पढ़ा इसलिए बेचैन हूं। कुंभा काबुल कितने दिन में बना, तक्षशिला रावलपिंडी कितने दिन में बना इसको पढ़ता हूं इसलिए बेचैन हूं। 1990 में माताओं बहनों का कश्मीर में बलात्कार हुआ, इसको पढ़ा, समझा, मूल कारण को जाना इसलिए बेचैन हूं।
भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। वर्तमान भारत के अफगानिस्तान निकल गया, मालदीव निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, वो छोड़िए, वर्तमान भारत के 28 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। ये मैं जानता हूं, ये मैंने पढ़ा है, इसलिए बेचैन हूं। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं। इसको मैंने पढ़ा, जाना, वहां जाके देखा हिंदुओं की क्या हालत है, इसलिए बेचैन हूं। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। वहां जाके मैंने देखा हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इसलिए बेचैन हूं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं और उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। उसको जाना, जाके देखा, पढ़ा, समझा, इसलिए बेचैन। इसीलिए मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहता हूं और सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में आप लोगों से मिलता रहता। आप लोग केवल इतना काम कर लीजिए, छोटा सा काम। स्मार्टफोन आपके पास है क्या? सबके पास है। आप केवल फेसबुक पे अकाउंट बना लीजिए, अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ लीजिए, समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए, इतना कर दीजिए, मेरा आधा काम हो जाए। कर सकते हैं क्या? और कैसे फेसबुक पे मित्र बनाना वो भी बताता हूं। आपका नाम नागेश्वर दधीच है तो पहले नागेश्वर नाम के लोगों को फ्रेंड बनाइए। नागेश्वर मिलने बंद हो जाए तो नागेश नाम के लोगों को फ्रेंड बनाइए, और नागेश्वर और नागेश दोनों बंद हो जाए तो दधीच नाम के लोगों को अपना दोस्त बनाइए। इतने में आपके 5000 दोस्त बन जाएंगे। अच्छी बात यह होगी, जब आप नागेश और नागेश्वर के नाम से दोस्त बनाएंगे तो ब्राह्मण भी दोस्त बन जाएंगे, क्षत्रिय भी दोस्त बन जाएंगे, वैश्य भी दोस्त बन जाएंगे, दलित भी दोस्त बन जाएंगे। केरल का नागेश्वर भी दोस्त होगा, कश्मीर का नागेश्वर भी दोस्त होगा, गुजरात का नागेश्वर भी आपका दोस्त होगा, बंगाल का नागेश्वर भी दोस्त होगा। तो भीलवाड़ा में बैठे बैठे आप जो बात लिखेंगे वो पूरे भारत में पहुंच जाएगी। आपका नाम अगर ऊषा मीणा है, ऊषा ऊषा नाम से आप दोस्त अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए। ऊषा मिलनी बंद हो जाए, मीणा के नाम से बनाइए। ऊषा मीणा भी मिलना बंद हो जाए, अपने गोत्र के नाम से बनाइए। आपका गोत्र भारद्वाज है तो भारद्वाज वालों को बनाइए, कश्यप है तो कश्यप वालों को बनाइए, दधीच है तो दधीच को बनाइए, व्यास है तो व्यास को बनाइए। लेकिन जोड़िए, समझाइए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अध्यापक हैं, आप ओपिनियन मेकर हैं। एक चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त को खड़ा करके अखंड भारत बना लिया। जिस दिन भारत के सभी चाणक्य, सभी शिक्षक खड़े हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। केवल भारत के शिक्षक प्रतिदिन 1 घंटे राष्ट्र को देना शुरू कर दे, प्रतिदिन 1 घंटे, बस 1 घंटे, और घर में बैठे बैठे, जाना भी नहीं, मैं कह रहा हूं कहीं नहीं जाना, केवल इतना ना काम करिए। पहले जागरूकता तो आ जाए, क्योंकि भीलवाड़ा के नागेश्वर को प्रॉब्लम पता है, लेकिन सवाई माधोपुर के नागेश्वर को समस्या नहीं पता। तो पहले सवाई माधोपुर वाला नागेश्वर को समस्या तो समझ ले। मैं और आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। जब मैंने कहा 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 1500 तहसीलों में खत्म हो गए, तो आपको लग रहा है ठीक है भारत में खत्म हो गए होंगे, हमारे राजस्थान में सब ठीक है। तो एक काम करिए, अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुआ कि नहीं?
लोकसभा में वोटर लिस्ट अपडेट होती है कि नहीं? अरे आप ही लोग अपडेट करते हैं। सारी वोटर लिस्ट भारत के शिक्षक ही तो बनाते हैं। हमारी पत्नी अध्यापिका है, उनकी भी ड्यूटी लगती है, इसलिए मुझे पता है। जनगणना 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव की पहले अपडेट होती है। 1999 की वोटर लिस्ट अपने लोकसभा की और 2024 की वोटर लिस्ट अपने लोकसभा की एक बार लेके बैठ जाइए। 1999 में आपके लोकसभा में कुल कितने वोटर थे, उसमें कितने परसेंट हिंदू थे, यह देख लीजिए। और वर्तमान करंट वाली वोटर लिस्ट में कुल कितने वोटर हैं और कितने परसेंट हिंदू हैं, यह देख लीजिए। केवल 1999 और 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मामला गंभीर है। आपको समझ में आ जाएगा परिस्थितियां बदल रही हैं। आपको समझ में आ जाएगा मामला ठीक नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अभी आप घर बनाते हैं तो ये कल्पना करके बनाते हैं 50 साल चलेगा, मैं भी रहूंगा, मेरा बेटा भी रहेगा। कुछ लोग घर बनाते हैं सोचते हैं मैं भी रहूंगा, मेरा बेटा भी रहेगा, बेटे का बेटा भी रहेगा, यानी पोता भी रहेगा। इतनी कल्पना करके चलते हैं। लेकिन पहले ये भी तो सोचिए 50 साल बाद भारत का क्या होगा? 50 साल के बाद क्या होगा? ऐसा ही भारत रहेगा जैसा आज है। एक बार अपने वोटर लिस्ट की कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए। अजमेर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके बेवर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और बाकी तो छोड़िए। स्पेशली मैंने भीलवाड़ा की वोटर लिस्ट को चेक किया, आपके भीलवाड़ा की डेमोग्राफी बदल चुकी। और मैंने ज्यादा नहीं चेक किया, केवल 1999 की लोकसभा की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट को उसी को कंपेयर किया, बस इतना ही काम किया, कोई ज्यादा काम नहीं किया। आप भी करके देख लीजिए। आपके राजस्थान में डीडवाना की डेमोग्राफी बदल गई, केकरी, नागौर, शाहपुरा की डेमोग्राफी बदल गई, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आपके राजस्थान के प्रतापगढ़, भरतपुर, डींग की डेमोग्राफी बदल चुकी है। धौलपुर, गंगापुर, करौली की डेमोग्राफी बदल गई है। सवाई माधोपुर, अनूपगढ़, बीकानेर की डेमोग्राफी बदल गई है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर की डेमोग्राफी बदल गई है। कहीं की 5% बदली है, कहीं की 8% बदली है, कहीं की 10% बदली है, और कुछ जगहों की तो 15 से 20% डेमोग्राफी बदली है। आपके दौसा की डेमोग्राफी बदल गई है। डूडू, जयपुर, तिजारा की डेमोग्राफी बदल गई है। कोटपुतली, बाड़मेर, जैसलमेर की डेमोग्राफी बदल गई है। जोधपुर, फलोदी और बूंदी की डेमोग्राफी बदल गई है। झालावाड़, कोटा, जालौर की डेमोग्राफी बदल गई है। पाली, सिरोही, संचौर की डेमोग्राफी बदल गई है। चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना की डेमोग्राफी बदल गई है। सीकर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप हमारी बात मानते हैं तो मान लीजिए, और नहीं मानते हैं तो अपने लोकसभा की 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट को कंपेयर करके खुद देख लीजिए। लोकसभा की वोटर लिस्ट न मिले, एक काम करो, अपने विधानसभा की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और वर्तमान वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, वो भी ना मिल रही हो। अपने ग्राम प्रधान के चुनाव के समय जो वोटर लिस्ट अपडेट होती है, उसकी वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। आप शहर में रहते हैं, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या हो क्या रहा। मूल कारण पे मैं कई बार कह चुका हूं, मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट तब रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। जागने से नहीं बनेगा। जागना जरूरी है, जगाना जरूरी है, समझाना जरूरी है, लेकिन इलाज कहां होगा इसका? कहां होगा इलाज? संसद में। कानून कौन बनाएगा? या तो विधानसभा में बनेगा या तो संसद में बनेगा। लेकिन संसद, विधानसभा में कानून तब बनेगा जब आप लोग बोलना शुरू करेंगे, आप लोग कहना शुरू करेंगे, आप लोग टोकना शुरू करेंगे। आप सब लोग शिक्षक हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जब तक हम अपने नागरिक कर्तव्य को नहीं निभाना शुरू करेंगे। आज मिलते हैं, सांसद विधायक से मिलते हैं शादी का निमंत्रण देने के लिए, सांसद विधायक से मिलते हैं गृह प्रवेश का निमंत्रण देने के लिए, सांसद विधायक से मिलते हैं जन्मदिन मनाने के लिए, सांसद विधायक से मिलते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, सांसद विधायक से मिलते हैं सेल्फी लेने के लिए। दुर्भाग्यवश
सांसद विधायक से अच्छा कानून बनाने के लिए नहीं मिलते। ये हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और इसलिए कानून नहीं बदल रहे। याद रखिए, बीमारी डॉक्टर बदलने से ठीक नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक होती है। डॉक्टर बदलने से बीमारी कभी नहीं ठीक होती है, दवाई बदलने से बीमारी ठीक होती है। अंतिम में शरीर में इंजेक्शन जाता है, टैबलेट जाती है, कैप्सूल जाता है, दवाई जाती है, सिरप जाता है। डॉक्टर जाता है क्या शरीर में आपके? नहीं। इसलिए डॉक्टर लाख अच्छा हो, दवाई घटिया हो, बीमारी ठीक नहीं होती। यहां माताएं बहनें बैठी हैं, आपको भोजन बहुत अच्छा बनाना आता हो, आपका तेल मसाला खराब हो, अच्छा भोजन बनेगा क्या? जोर से बताइए जरा। आप बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, आपकी गाड़ी खराब है, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? जैसे डॉक्टर अच्छा हो, दवाई घटिया हो, बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। वैसे शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो तो देश सुरक्षित नहीं होता। और बहुत सारे देशों को हमने डूबते हुए देखा है। आप भी पढ़िएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे देश डूबे हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद तख्ता पलट हो गया, उनको भगा दिया गया और बाद में अफगानिस्तान में न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे, न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे। पाकिस्तान में न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे, न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे। ईस्ट बंगाल, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, 10 साल के अंदर न ब्राह्मण बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न दलित बचेंगे, न हिंदू बचेंगे, न जैन बचेंगे, न बौद्ध बचेंगे, न सिख बचेंगे। कश्मीर में न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे, न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे। नागालैंड में, लक्षद्वीप में, मिजोरम में, मणिपुर में, लद्दाख में, लक्षद्वीप में न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न दलित है, न हिंदू है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख। 9 राज्यों में, 9 राज्यों की बात कर रहा हूं। समाधान क्या है? बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती, इसलिए बात करते हैं समाधान। एक बहुत अच्छा आजकल विषय है जिस पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक समरसता। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं सामाजिक समरसता होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन, उसके मुखिया माननीय संघ चालक जी का भी कहना है सामाजिक समरसता आनी चाहिए। कुछ लोग मन से कह रहे हैं सामाजिक समरसता आनी चाहिए, कुछ लोग बेमन से कह रहे हैं, लेकिन सामाजिक समरसता आनी चाहिए ऐसा सब कहते हैं। सामाजिक समरसता आएगी कैसे? सबसे पहले हमें उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा जिनके कारण सामाजिक समरसता टूटती है। पहले पारिवारिक समरसता तो आ जाए, सामाजिक समरसता बाद में आए। पहले भाई भाई के बीच में समरसता तो आ जाए, पिता पुत्र के बीच में समरसता तो आ जाए, चाचा भतीजे के बीच में समरसता तो आ जाए, फिर पड़ोसी समरसता शुरू हो। सामाजिक समरसता तब आएगी जब शिक्षक और शिक्षा मंत्री के बच्चे की एक किताब हो। सामाजिक समरसता तब आएगी जब होम गार्ड और होम मिनिस्टर के बच्चे की एक किताब हो। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब अगड़े पिछड़े दलित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित सबके बच्चों की एक किताब होगी। और ये भारत में व्यवस्था थी। कृष्ण और सुदामा एक ही किताब पढ़ते थे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। भगवान राम और निषाद राज एक ही किताब पढ़ते थे कि नहीं? राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत एक ही किताब पढ़ते थे कि नहीं? ये व्यवस्था अब शुरू हुई है। ये मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है
जहां 500 रुपए फीस जहां होगी उसकी अलग किताब होगी, सरकारी स्कूल की अलग किताब होगी, सीबीएसई बोर्ड की अलग किताब होगी, आईसीएसई बोर्ड की अलग किताब होगी, राजस्थान बोर्ड की अलग किताब होगी, यूपी बोर्ड की अलग किताब होगी। भारत में तो आदिकाल से समान शिक्षा थी। पूरी दुनिया, भारत में, अखंड भारत में जो गुरुकुल चलते थे वहां पे कॉमन एजुकेशन सिस्टम होता था। सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा और शिक्षा में संस्कार डालना पड़ेगा। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, भारत की 80% समस्या खत्म हो जाए। सामाजिक समरसता तब टूटती है जब गांव का एक दबंग एक गरीब के जमीन पे कब्जा कर लेता है और 50 साल उस गरीब को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। 50 साल में अपनी जमीन छुड़ाने के लिए उसके घर की उसके जेवर तक बिक जाते हैं, फिर उसको अपनी जमीन मिलती है, तो सामाजिक समरसता वहीं टूट जाती है। सामाजिक समरसता इसलिए टूटती है कि झगड़ा दो लोगों में बीच में होता है, मुकदमा शुरू होता है, 50 गवाह इधर से चाहिए, 50 गवाह इधर से चाहिए। पहले 2 घरों में दुश्मनी थी, अब 100 घरों में दुश्मनी हो गई, क्योंकि जो इधर के गवाह हुए, जो इधर के गवाह हुए, दोनों में आपस में दुश्मनी शुरू हो गई। तो सामाजिक समरसता तब ठीक होगी जब ये गुलामी की शिक्षा बदलेगी। सामाजिक समरसता तब ठीक होगी जब गुलामी की न्याय व्यवस्था बदलेगी। सामाजिक समरसता तब ठीक होगी जब भारत में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था का हम भारतीयकरण करेंगे। आज की डेट में एक दबंग दूसरे की जमीन पे कब्जा करता है, वो गरीब कुछ नहीं कर पाता तो लाठी लेके खड़ा हो जाता है। जैसे लाठी लेके खड़ा होता है, वो दबंग थानेदार को 50,000 रुपए पकड़ाता है, उस गरीब के ऊपर एफआईआर करवा देता है, झूठा एफआईआर, और फिर मुकदमा चलता है 25, 30 साल, 40 साल तक के लिए सामाजिक समरसता खत्म। अगर उस मुकदमे का फैसला 1 साल में हो जाए तो सामाजिक समरसता 1 साल के बाद दोबारा जुड़ेगी, लेकिन चूंकि मुकदमा 50 साल चलता है तो सामाजिक समरसता 50 साल तक टूटी रहती है। अयोध्या मंदिर के विवाद का समाधान हो गया, अब कम से कम उस मंदिर को लेकर जितनी सामाजिक समरसता टूटती थी वो धीरे धीरे जुड़ जाएगी। ऐसे ही अगर मथुरा का विवाद का समाधान भी 1 साल में हो जाए, भोजशाला के विवाद का समाधान भी 1 साल में हो जाए, भद्रकाली के विवाद का भी समाधान 1 साल में हो जाए, जब 1-1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाए, सामाजिक समरसता जुड़ना शुरू हो जाए। सामाजिक समरसता तब जुड़ेगी जब भारत में नफरत फैलाने वाले स्कूलों को बैन किया जाएगा। भारत में नफरती स्कूल चल रहे और 1-2 नहीं, लाखों में। मुगलों ने जिन नफरती स्कूलों को खोला था, मुगल काल में उनकी संख्या मैक्सिमम 1000 थी, अब उनकी संख्या 4 से 5 लाख हो चुकी है। अंग्रेजों ने जो स्कूल खोला, अंग्रेजों के समय में उनकी संख्या 1000 थी, अभी वो 2 लाख हो चुकी है। हम लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं ना। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। अपना सिस्टम डेवलप हुआ क्या? शिक्षा हमारी है क्या? चिकित्सा व्यवस्था हमारी है क्या? पुलिस व्यवस्था हमारी है क्या? न्यायिक व्यवस्था हमारी है क्या? प्रशासनिक व्यवस्था हमारी है क्या? टैक्स व्यवस्था हमारी है क्या? व्यापार व्यवस्था हमारी है क्या? नहीं। बस हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को बच्चों को करें भाई राष्ट्रगान कर दो, ये करो वो करो, जो भी करना है करो, लेकिन स्वतंत्र हुए नहीं। स्वतंत्र, स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम, सेल्फ सिस्टम। आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला, पुलिस सिस्टम गुलामी वाला, न्यायिक सिस्टम गुलामी वाला, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला, इलेक्शन सिस्टम गुलामी वाला, व्यापार सिस्टम गुलामी वाला, लेबर सिस्टम गुलामी वाला, सारा सिस्टम गुलामी वाला। आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आप सब लोग शिक्षक हैं, इस पे चिंतन करिए।
एक एक शिक्षक अपने जीवन में कम से कम 10-10 हजार बच्चों को ट्रेंड करता है अपने जीवन में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। गणतंत्र का मतलब, भारत के संविधान में एक शब्द आता है, पहला शब्द सोवरिन। अगर आप संविधान का प्रियम्बल खोलेंगे जो पहला शब्द है सोवरिन। सोवरिन मतलब संप्रभु। संविधान निर्माताओं का सपना क्या था? एक संप्रभु भारत बनाएंगे। ये बात बच्चों को बताइए, कैसा भारत बनाएंगे? संप्रभु भारत। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो। सब कुछ हमारा होना चाहिए। हुआ क्या? तो हम स्वतंत्रता दिवस मना तो रहे कागज पे, वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हुए। हम गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं कागज पे, वास्तव में अभी तक हम गणतंत्र भी नहीं हुए, संप्रभु भी नहीं हुए। न स्वतंत्र हुए न संप्रभु हुए। और उसका बड़ा कारण है, हमने संविधान को अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया। मेरी एक लेटेस्ट पीआईएल है धर्म और रिलीजन के ऊपर। मैंने कहा है कि धर्म अलग होता है, मजहब अलग होता है। आप गूगल करिएगा धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिलेगा इसका। आज तक प्राइमरी के स्कूलों में धर्म क्या होता है, मजहब क्या होता है, एक चैप्टर नहीं डाला गया। आप बुरा मत मानिएगा, आप सब लोग शिक्षक हैं, लेकिन आपसे अगर खड़ा करके कोई पूछ ले धर्म और मजहब के बीच में 10 अंतर बताओ, शायद आपको भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ना आपने पढ़ा और ना आपको पढ़ाने के लिए किताब मिली। धर्म और रिलीजन में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में अंतर होता है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, तोड़ता है। धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, धर्म कहता है नारी तू नारायणी, धर्म कहता है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, धर्म कहता है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके। धर्म कभी नहीं कहता हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो। ऐसा सुना क्या आपने कभी? हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। मजहब ये नहीं सिखाता, रिलीजन ये नहीं सिखाता। धर्म कहता है पूरी दुनिया के लोग एक समान हैं। मजहब कहता है जो हमारे मजहब में आ गया वो एक समान है, और जो नहीं आया है उसको तो जो करना कर दो। धर्म कहता है सबसे भाईचारा रखो, मजहब कहता है जो हमारे मजहब में आ चुका, हमारे रिलीजन में आ गया, उससे भाईचारा रखो। यानी फ्रेटर्निटी एमंग रिलीजन, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी नहीं। धर्म यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी सिखाता है, जिसको कहते हैं विश्व बंधुत्व। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है और धर्म विश्व बंधुत्व सिखाता है। धर्म सबको एक समान सिखाता है। धर्म एक ही है, लेकिन पता नहीं लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म कहां से हो जाएगा? धर्म एक ही है तो सर्व कहां से आ जाएगा? दुनिया में 1100 रिलीजन है, लेकिन नारी की पूजा केवल एक ही सनातन धर्म में होती है। और कहीं होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में नारी की पूजा केवल सनातन धर्म में होती है, बाकी जगह बिल्कुल नहीं। कुछ रिलीजन में तो माताओं का पैर छूना भी हराम है, कुछ मजहब में तो पिता का पैर छूना भी हराम है। धर्म में गृहिणी जैसा शब्द, दुनिया में 6500 भाषाएं हैं,
आपको गृहिणी जैसा शब्द किसी और भाषा में नहीं मिलेगा। गृहिणी मतलब, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा। गृहिणी। ऐसा शब्द आपको 6,500 भाषाओं में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं सनातन धर्म है और बाकी पंथ है, रिलीजन है, मजहब है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। तो अगर हमें सामाजिक समरसता स्थापित करनी है तो सबसे पहले हमें समान शिक्षा लागू करनी चाहिए, और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करना। देखिए मेरे हाथ में किताब है, आपको दिख रहा होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोग जो प्राइमरी में, जूनियर में पढ़ाते हैं उसमें यही कानून चलता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें कहां बना? ये संसद में। तो कहां इसको बदला जा सकता है? संसद में। अगर ये राइट टू एजुकेशन हो सकता है तो राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं हो सकता? इक्वल जोड़ने में कोई दिक्कत है क्या? मेरा कहना है इस राइट टू एजुकेशन में शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अगर पूरे भारत की रेल चलाने के लिए एक रेलवे बोर्ड हो सकता है, तो पूरे भारत के स्कूल चलाने के लिए एक एजुकेशन बोर्ड नहीं हो सकता क्या? भाई एक रेलवे बोर्ड दिल्ली में है, बाकी उसके जोनल रेलवे बोर्ड अलग अलग राज्यों में है। ऐसे एक एजुकेशन बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड दिल्ली में हो, हर राज्य में उसके जोनल ऑफिस बन जाए। अच्छा, मैथ का सिलेबस पूरे भारत का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बताइए। आप सारे शिक्षक हैं, जोर से बताइए। फिजिक्स का एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का एक हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का एक हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का एक हो सकता है कि नहीं? हिंदी का एक हो सकता है कि नहीं? इसके अलावा बचा क्या? कुछ बचा क्या? इसका मतलब सबका सिलेबस एक हो सकता है। हाँ, आपको राज्यवार इतिहास पढ़ाना है तो ठीक है, प्रत्येक राज्य में वहां की लोकल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, वहां के राजाओं महाराजाओं को पढ़ाने के लिए एक किताब दे दीजिए। आपको प्रत्येक राज्य की अलग से ज्योग्राफी पढ़ानी है, वहां का भूगोल पढ़ाना है, उसके लिए एक किताब अलग से दे दीजिए। आपको प्रत्येक राज्य की वहां की स्थितियों को पढ़ाना है, वहां की परिस्थितियों को पढ़ाना है, एक किताब और कर दीजिए। अगर 10 किताब पढ़ानी है तो 7 किताब कॉमन हो सकती है, 3 किताब राज्यवार हो सकती है। कोई कहेगा भाषा की बात, तो ठीक है, राजस्थान वाले हिंदी में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक हो सकता है कि नहीं? इसी की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, इसी की मेरी PIL भी चल रही है, अभी कल भी इस पर सुनवाई हुई है। मेरा यह कहना है भारत में समान शिक्षा लागू करिए। अगर सामाजिक समरसता स्थापित करना है, सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, होमगार्ड और होम मिनिस्टर के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, शिक्षक और शिक्षा मंत्री के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। उससे सामाजिक समरसता आएगी, उससे जातिवाद खत्म होगा, उससे भाषावाद खत्म होगा, उससे क्षेत्रवाद खत्म होगा, उससे कट्टरवाद खत्म होगा, उससे जिहाद खत्म होगा, उससे मजहबी उन्माद खत्म होगा, उससे अराजकता खत्म होगी, उससे धर्मांतरण भी रुकेगा। जब सब लोग वैज्ञानिक शिक्षा पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, संविधान का आर्टिकल 28 ये कहता है कि सरकारी स्कूलों में रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाना है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। तो बिल्कुल ठीक है, बाइबल कुरान नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाइबल कुरान तो रिलीजियस किताब है। भगवत गीता रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस और रामायण रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। वेद और उपनिषद रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। वेद में कहीं नहीं लिखा तुम हिंदू बन जाओ, रामायण में कहीं नहीं लिखा तुम हिंदू बन जाओगे तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ तुम हिंदू बनोगे तभी मोक्ष मिलेगा। इसलिए वो यूनिवर्सल ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, सबके लिए है।
लेकिन दिक्कत यह है, हमारे संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय जजों को धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर नहीं पता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और मैं जानता हूं ये मेरा वीडियो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई माननीय जजों तक पहुंचेगा, इसके बाद भी कह रहा हूं, उनको धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर नहीं पता, इसलिए वो रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं, धर्म को रिलीजन समझ लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरा यह मानना है, सामाजिक समरसता जब तक भारत में मिशनरी स्कूल चलेंगे, मदरसे चलेंगे और समाज शिक्षा लागू नहीं होगी, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। सामाजिक समरसता स्थापित करने का दूसरा तरीका है भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना, कठोर दंड। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था, भय बिन होय न प्रीत। सुना होगा आप लोगों ने। भगवान कृष्ण ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरेत। अच्छी फसल कब तैयार होती है? जब बीज भी अच्छा हो, लेकिन बीज अच्छा हो और गुड़ाई न हो, निराई न हो, खरपतवार की सफाई न हो, अच्छी फसल पैदा होगी क्या? जो लोग गांव से जुड़े होंगे उनको पता हो, सीधे पहले बीज नहीं बोया जाता, पहले खेत की गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई, उसके बाद सिंचाई। ऐसे ही होता है ना। हम चाहते हैं सामाजिक समरसता अच्छी हो, तो सबसे पहले खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा। अब ये खरपतवार कौन है? जो हमें अगड़े पिछड़े के आधार पर बांटते हैं वो खरपतवार है। जो हमें ब्राह्मण क्षत्रिय के आधार पर बांटते हैं वो खरपतवार है। जो दलित बनाम सवर्ण करते हैं वो खरपतवार है। जो हमें भाषा के आधार पे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में बांटते हैं वो, जो हिंदू जैन बौद्ध सिख के आधार पे बांटते हैं वो। अब इनकी सफाई करनी पड़ेगी। कैसे सफाई होगी? ना आज ये कुछ बोले और इनको 6 महीने के अंदर सजा मिल जाए, 2, 4, 6 को सजा मिलते ही बाकी खरपतवार अपने आप। तो इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। यह न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है उसका मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। एक व्यक्ति ने कई साल पहले बोला, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। सुना था कि नहीं सुना था आपने? उसको अगर आजीवन कारावास हो जाता, उसकी 100% संपत्ति जब्त हो जाती, उसको जो है नागरिकता खत्म हो जाती, तो अच्छा था कि नहीं? बाद में कोई ऐसी हिम्मत करता क्या? लेकिन उसका तो प्रमोशन हो गया, सजा मिली नहीं। उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी जाके देख ले। 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से हिंदू खत्म कर दूंगा, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे, आप गूगल करके देखना। मतलब आम जनता को वो वीडियो दिख रहा है, हमारे जज साहब को वीडियो नहीं दिख रहा है। और दिख भी रहा है तो कह रहे हैं ये कोई अपराध नहीं है। उस वीडियो से मोटिवेट होके जब देखा कि यार इसने बोला 15 मिनट के लिए हिंदू पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान से हिंदू खत्म करूंगा, ये तो विधायक बन गया। उससे मोटिवेशन आया, फिर बहुत सारे लोग बोलने लग गए, बोले चलो ऐसी भाषण हम भी देते हैं, ये तो विधायक बन गया, नहीं विधायक तो पार्षद प्रधान तो बन ही जाएंगे। और फिर ऐसे भाषणों की पूरी बहार आ गई। उसी को देख के 2014 में एक सफेद पोश ने भाषण दिया मुरादाबाद में, नहीं सहारनपुर में। उसने बोला हम 42% हैं, मोदी यहां आएंगे तो बोटी बोटी कर देंगे। 2014 में भाषण दिया। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए।
2024 आ चुका है, 10 साल बीत चुका है और अब उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है, परसों हुआ है। 10 साल में तो चार्ज फ्रेम हुआ है, इसके बाद गवाहों के बयान शुरू होंगे, फिर तारीख पे तारीख चलेगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन चलेगा। कुछ गवाह डर के मारे टूटेंगे, कुछ गवाह जुड़ेंगे, कुछ घटेंगे। इस स्पीड से 10 साल के बाद यानी 2034 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमों की भरमार है। 10 साल से पहले वहां कोई मुकदमा डिसाइड ही नहीं होता, यानी 2044 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा। जब 2044 में हाई कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद एक कोर्ट और भी है दिल्ली में, वो हाई कोर्ट से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आएगा, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो 2054 में ये डिसाइड होगा इसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। इतनी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। एक व्यक्ति जो गुजरात के मुख्यमंत्री को कह रहा है, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे वो, गुजरात के मुख्यमंत्री को कह रहा है आ जाओ सहारनपुर तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे, और वो प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री होने के बाद और उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ गई, योगी जी मुख्यमंत्री हो गए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तब 10 साल लगता, फिर भी समझ में आ रही थी। ट्रिपल इंजन की सरकार यूपी में, इसके बावजूद 10 साल में चार्ज फ्रेम हुआ है। 10 साल के बाद फैसला आएगा 2034 में, 2044 में हाई कोर्ट का फैसला, 2054 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये सड़ी हुई न्याय व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं? अरे भैया, उसने बोला बोटी बोटी कर दूंगा, उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उस वीडियो की जांच करा लीजिए कि ये वीडियो सही है कि गलत है। और ज्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो जिसने बोटी बोटी का कहा था बोटी बोटी कर दूंगा, उसका नार्को टेस्ट कर लीजिए, पॉलीग्राफ कर लीजिए, ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। इसमें गवाहों की क्या जरूरत है? इसमें तारीख पे तारीख की क्या जरूरत है? वीडियो को चेक करिए, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करिए। अगर वीडियो भी सही है और टेस्ट में भी वो कह रहा है हाँ हमने कहा था, तो सजा दे दीजिए, बात खत्म। होना चाहिए कि नहीं? ऐसी व्यवस्था मैं लागू करना चाहता हूं भारत में, जहां 3-3 महीने के अंदर सजा शुरू हो जाए, 6-6 महीने के अंदर शुरू हो जाए, तब सामाजिक समरसता आएगी। मैंने कहा था बुआई के पहले निराई गुड़ाई खरपतवार की सफाई जरूरी होती है। इसलिए मैं चाहता हूं भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। 1 साल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, 1 साल में हाई कोर्ट का फैसला, 1 साल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोई भी मुकदमा 3 साल से ज्यादा नहीं चलना। और केवल यही नहीं है, पता चला शिक्षक सस्पेंड हो गए, जब तक उनका केस चलता है तब तक वो रिटायर हो जाते हैं। शिक्षक का वेतन रुक गया, जब तक उनका केस चलता है कि एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक वो रिटायर हो गए। ये कोई तमाशा बना रखा है। और कहते हैं स्वतंत्र भारत हो गया और संप्रभु भारत हो गया। जानते हैं इसको कैसे करना है? लाखों लोग झूठी शिकायत से परेशान हैं, लाखों लोग झूठी गवाही से परेशान हैं, लाखों लोग झूठे मुकदमों से परेशान हैं। और ये चल क्यों रहा है? क्योंकि झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा एफआईआर करवाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है। तो सब झूठ 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 चलता जा रहा है। झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना, झूठी विरासत बनवाना, झूठी वसीयत बनवाना, कुछ भी गंभीर अपराध नहीं। इसीलिए मुकदमे चलते जाते हैं। एक व्यक्ति जो दोषी होता है अपने पक्ष में 10-10 हजार रुपए देता है, 100 गवाह खड़े कर देता है। एक डेट पे एक गवाह की गवाही होती है तो 100 महीने तो ऐसे गुजर जाते हैं उसकी 100 गवाही होने में। ये बदलना चाहिए कि नहीं? अमेरिका में चोरी की सजा 5 साल है। एक व्यक्ति ने शर्ट चुराया,
तो उसको 5 साल सजा हुई। लेकिन वहां अगर उसी अपराध को आपने रिपीट कर दिया तो सजा दुगनी हो जाती है। उसने एक शर्ट चुराया था, पकड़ा गया, पकड़े जाने से पहले दूसरा शर्ट चुरा लिया, तो पहले शर्ट की 5 साल और दूसरे शर्ट की 10 साल, टोटल सजा कितनी हो गई? जोर से बोलिए जरा। और वहां झूठ बोलने की सजा 10 साल। तो जब उसको पुलिस ने पकड़ा कि तूने शर्ट चुराया, उसने बोला नहीं चुराया, तो कितनी सजा हो गई? 25 साल के बाद वो छूटा है 2 शर्ट चुराने के बाद। मात्र 2 शर्ट चुराया था। आपके राजस्थान में तो सफेद पोश नेताओं ने खदान की खदान बेच दिया, सब माल पानी वाले हो गए। 5-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया, 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया। किसी को 10-20 साल सजा हुई क्या? और बाकी छोड़ो, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला का हुआ, किसी को 7 साल की नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को 10 साल की नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, किसी को 10 साल की नहीं हुई। और अमेरिका में एक व्यक्ति ने केवल 2 शर्ट चुराया था, 25 साल सजा हुई। दोबारा वहां कोई शर्ट चुराएगा क्या? और अगर चुरा भी लेगा तो झूठ बोलेगा क्या? अमेरिका में, यूके में जल्दी जल्दी मुकदमे क्यों डिसाइड होते हैं? क्योंकि झूठ बोलना सबसे गंभीर अपराध है। तो पता चला हस्बैंड ने चोरी किया तो उसकी वाइफ भी उसके खिलाफ, उसके पक्ष में गवाही नहीं देती। हस्बैंड ने, मतलब बाप चोरी करता है तो बेटा भी अपने बाप के लिए गवाही नहीं देता। क्यों? क्योंकि अभी तो बाप जेल में जाएगा, अगर बेटे ने झूठी गवाही दे दिया तो बेटा भी चला जाएगा। तो 2 जाए उससे अच्छा एक ही जाए। आप लोगों के मोबाइल पे एसएमएस आता रहता होगा, फर्जी एसएमएस, इस लिंक पे क्लिक करो तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसे से आते रहते हैं ना। आजकल आप सुनते हैं डिजिटल अरेस्ट चल रहा है भारत में, साइबर फ्रॉड चल रहा है, साइबर क्राइम। आपने कभी सुना अमेरिका में किसी ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया हो? आपने सुना कभी अमेरिका में किसी ने इस तरीके काम किया? क्यों? मैंने कहा ना, सठे साठम समाचरे भय बिन होय न प्रीत। जहां भय होगा वहां प्रीति होगी। और ये घर में देख लीजिए, दोनों भाई, परिवार अच्छा तब चलता है जब दोनों भाइयों में संस्कार हो, और बाई द वे संस्कार न हो तो पिताजी का खौफ हो। ऐसे परिवार अच्छा चलता है। या तो संस्कार अच्छा हो या खौफ हो। जब दोनों भाइयों में, दोनों को पता हो अगर हमने गड़बड़ किया तो पिताजी आज भोजन पानी बंद कर देंगे, एक दिन के लिए बाहर बैठा देंगे, खत्म, शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी। दुर्भाग्यवश भारत में दोनों नहीं है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। दूसरी आवश्यकता है भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। और जस्टिस विद इन ईयर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा तो भारत में धर्मांतरण रुक जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा तो भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी रुक जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा, भारत में नशा तस्करी, मानव तस्करी रुक जाएगी। आज की डेट में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा माता पिता अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज, हर जगह ड्रग स्मगलर ने अपना जाल फैला दिया। लाखों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान। सिंगापुर में एक आदमी गया था 900 ग्राम गांजा लेके, उसको उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा बेचने जाएगा क्या? जोर से बोलिए। इसको कहते हैं भय बिन होय। और वैसे भी हमने परमाणु बम बना लिया है, चलाया किसी के ऊपर क्या? जोर से बोलिए, चलाया क्या? अग्नि बनाया, चलाया क्या? ब्रह्मोस बनाया, चलाया क्या? राफेल खरीद लिया, चलाया क्या? तो सब कुछ इकट्ठा क्यों किया है? डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। जैसे बड़े बड़े हथियार इकट्ठा करके रखे जाते हैं खौफ पैदा करने के लिए, ऐसे खतरनाक कानून बनाए जाते हैं खौफ पैदा करने। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक भारत में शांति, समृद्धि, खुशहाली नहीं आएगी। जैसे फसल तब अच्छी होती है जब उसका बीज अच्छा होता है, और इसीलिए अच्छे संस्कार हो, अच्छे परिवार हो। हमारे देश में 16 संस्कार की व्यवस्था थी, वो 16 संस्कार व्यवस्था छूट गई।
खत्म हो गए। आज की डेट में बस विवाह संस्कार चल रहा है, उसमें भी वीडियोग्राफी का संस्कार ज्यादा चलता है, फोटो संस्कार ज्यादा चलता है, विवाह संस्कार कम हो गए। पंडित जी डिसाइड नहीं करते कब क्या होना है, फोटोग्राफर डिसाइड करता है, वीडियो वाला डिसाइड करता है कब लड़की को क्या करना है, लड़के को क्या करना है। तो अपनी बर्बादी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई बाहरी नहीं जिम्मेदार है। अपनी बर्बादी के लिए हमारी सोच भी जिम्मेदार है, ये सीरियल भी जिम्मेदार है, ये फिल्में भी जिम्मेदार है। चलो फिल्मों को, सीरियल वालों को तो पैसा मिल ही रहा है हमें बर्बाद करने के लिए, लेकिन हम तो थोड़े से अलर्ट हो जाए। 16 संस्कार की व्यवस्था हमारी छूट गई। आज हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को पढ़ाते हैं, लेकिन अपने राजाओं महाराजाओं को पढ़ाते ही नहीं। मेरा बस चले तो भारत में अकबर के नाम पे जितनी सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं, मैं सबको महाराणा प्रताप के नाम पे कहूंगा। और औरंगजेब के नाम पे जितनी सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं, उन सबको मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे कहूंगा। इन दो महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा योगदान है हमें बचाने में। अगर हम उनका 1% 0.11% कुछ कर ले तो चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। मुझे तो ये बताइए, जो दुख भरी चीजें होती हैं वो याद करने के लिए होती हैं क्या? बार बार याद करने के लिए होती हैं? हमसे अच्छा तो चीन है। हम 1947 में आजाद हुए और चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, 1949 में। चीन ने पहला काम क्या किया? उसने सड़क नहीं बनाया, फ्लाईओवर नहीं बनाया, विकास कुछ नहीं किया। बोले ना, सब बाद में करेंगे। पहला काम उसने गुलामी के नाम को मिटाना शुरू किया। 1950 आते आते जापानियों के नाम पे न कोई चीन में सड़क थी, न कोई मोहल्ला था, न कोई गली थी। जो जापानियों ने इतिहास वहां का बदलाया था, उस इतिहास को भी करेक्ट कर दिया। और नतीजा ये हुआ, 1950 के बाद चीन में जो बच्चे पैदा हुए उनको पता ही नहीं चला कि चीन जापान का गुलाम था। और जब चीन जो गुलाम था, अगर वो खुद नहीं पढ़ाएगा कि हम गुलाम थे, तो भारत को क्या पढ़ा है अपने इतिहास में पढ़ाने के लिए? चीन गुलाम था, कोई दूसरा क्या पढ़ा? मैं तो सोचता हूं कितनी बेशर्मी है। हम अपने महान राजाओं को नहीं पढ़ाते, हम अपने महान रणबांकुरों को नहीं पढ़ाते, उन वैसी दरिंदों को पढ़ाते हैं जिनके कारण यहां साके हुए, जिनके कारण यहां जौहर हुआ, जिसके कारण धर्मांतरण हुआ, जिन्होंने यहां हत्या किया, जिन्होंने यहां बलात्कार किया, जिनके कारण हमारी माताएं बहनें आग में कूदी, उनके नाम पे हम सड़क, मोहल्ले, गलियां बना के बैठे हुए हैं और उनका इतिहास आज भी पढ़ा रहे। मैं तो दिल्ली में बैठे हुए उन सांसदों, विधायकों को शर्म ही नहीं आती जो बाबर रोड पे जिनका बंगला है। कई बार मैं सोचता हूं, ये दिल्ली में जो बाबर रोड पे सांसद, विधायक, जज रहते हैं, इनको शर्म आती है कि नहीं आती? ये जो अकबर रोड पे सांसद, विधायक, मंत्री और जज रहते हैं, इनको शर्म आती है कि नहीं आती? पता नहीं अपना जब किसी को पता बताते होंगे तो आत्मग्लानि होती है कि नहीं होती है कि मैं तुगलक रोड पे रहता हूं, मैं लोधी रोड पे रहता हूं, मैं बाबर रोड पे रहता हूं, मैं हुमायूं रोड पे रहता हूं। ये कोई बताने की चीज है क्या? अरे हमारे माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुआ, इसको बार बार बताने की जरूरत है क्या? या तो इतिहास से इनको मिटा दो और या तो सही इतिहास पढ़ाओ। सही इतिहास पढ़ाओ कि महाराणा प्रताप ने उसको, अकबर की पूरी सेना को किस तरीके से खदेड़ के पीछे पहुंचा दिया था, यह बताओ। फिर मेरा मानना है आप सब शिक्षक बंधु इसमें अपना योगदान करें। योगदान करने का मैंने तरीका कहा, बताया। आप ओपिनियन मेकर हैं,
आप चाय की दुकान पे बैठते हैं तो भी 5-10 लोग बैठ जाते हैं, और गुरुजी क्या हाल चाल है, और बताइए क्या कैसे क्या करना चाहिए, मिलते ही नहीं मिलते। आप सांसदों विधायकों से मिलकर पूछिए कि भारत में गुलामी की शिक्षा कब बदलेगी, गुलामी का इतिहास कब बदलेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था कब बदलेगी। अगर आप बुरा मान जाएंगे, अरे सांसद जी से मैं क्यों अपनी ये सवाल पूछ के, अगर कहीं बुरा मान गए तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो हमारे आपके बच्चों के साथ होगा देखा रहे, आप देखने के लिए नहीं रहेंगे, बच्चे देखेंगे जो देखना हो। स्थितियां ठीक नहीं है। मैंने पहले कहा था, धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, नशा तस्करी के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप बोलेंगे, जब आप बताएंगे। तो सामाजिक समरसता के लिए समान शिक्षा जरूरी है, सामाजिक समरसता के लिए जस्टिस विद इन जरूरी है, सामाजिक समरसता के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है गोत्र व्यवस्था को आगे बढ़ाना। जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है, आप में से कितने लोगों का भारद्वाज गोत्र, हाथ उठाएं। काफी लोग। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए, जो गैर ब्राह्मण है, भारद्वाज गोत्र है? आपका 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 जाति हमें तोड़ती है और गोत्र हमें जोड़ता है। अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। कितनी जातियों उपजातियों में? और हमारे कुल मिला के गोत्र कितने हैं? 125। यानी अगर हम अब से हमारे घर में जो बच्चे पैदा हो शुरू हो जाएं, हम उनका गोत्र लिखना शुरू कर दें, तो जब भी हम 10,000 में बटे हुए हैं, 15-20 साल के बाद हम 125 में जुड़ जाएं। इस साल का मेरा 90वां आज 90वां कार्यक्रम है। 400 जिलों में जा चुका हूं मैं भारत के, टोटल 800 जिले हैं, उसमें से 400 जिलों में। मुझे यादव भारद्वाज मिले, पटेल भारद्वाज मिले, सरोज भारद्वाज मिले, पाटिल भारद्वाज मिले, पटेल भारद्वाज मिले, ब्राह्मण भारद्वाज मिले, क्षत्रिय भारद्वाज मिले, वैश्य भारद्वाज मिले, दलित भारद्वाज मिले, महाराष्ट्र में पवार भारद्वाज मिले, गुजरात में पटेल भारद्वाज मिले, यूपी में जाट भारद्वाज मिले, हरियाणा में सैनी भारद्वाज मिले। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके आश्रम से कनेक्टेड सभी लोगों का गोत्र वही होता था। उदाहरण के लिए, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जो बच्चा पढ़ने आता था गुरुकुल में, वो भारद्वाज हो गया। जिसने महर्षि भारद्वाज से दीक्षा लिया, वो भारद्वाज हो गया। जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पूजा पाठ वाला काम करते थे, वो भी भारद्वाज हो गए। जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम की सुरक्षा करते थे, क्षत्रियों के बच्चे, वो भारद्वाज हो गए। जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में वैश्य आके दान किया करते थे, वो सारे वैश्य भी भारद्वाज हो गए। और भारद्वाज ऋषि के आश्रम की जो सेवा का काम करते थे, वो सारे भी भारद्वाज। तो ब्राह्मण का गोत्र भी भारद्वाज, क्षत्रिय का गोत्र भी भारद्वाज, वैश्य का भी, दलित का भी, हिंदू का भी, जैन का भी, बौद्ध का भी, सिख का है। जो गोत्र कश्मीर के लोगों का है, वही केरल के लोगों का है। जो बंगाल के लोगों का है गोत्र, वही गुजरात के लोगों का। आपका क्षेत्रवाद खत्म हुआ कि नहीं गोत्र से? जो असमी बोलने वालों का है, वही बिहार हिंदी बोलने वालों का है, वही पंजाबी बोलने वालों का है। तो भाषावाद भी खत्म हुआ, अगड़े पिछड़े का भी भेदभाव खत्म हुआ। मेरा तीसरा मानना है, भारत में सामाजिक समरसता लाना है, तो हमें गोत्र व्यवस्था को प्रमोट करना चाहिए, जाति व्यवस्था को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। और नहीं छोड़ेंगे तो बटे रहेंगे, और बटेंगे तो मैंने आपको 3 समाधान बता दिया। इन समाधानों पे आप आगे इसको बढ़ाइए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए। आप अगर फेसबुक से यूज करते हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए। यूट्यूब यूज करते हैं तो भी हमारे साथ जुड़ जाइए। ट्विटर, इंस्टाग्राम शेयर करते हैं तो भी जुड़ जाइए। मैं अपने साथ जुड़ने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं हर शनिवार रविवार को बाहर रहता हूं, कुछ न कुछ बोलता रहता हूं। आपको घर बैठे बिना पढ़े ही हम पढ़ेंगे, आप अपने आप सीख जाएंगे, अपने आप को जानकारी मिल जाएगी। एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं कुछ आगे आगे बोलूंगा,
आपको जोरदार दोनों हाथ उठा के बोलना है, हमें चाहिए आजादी। क्या बोलना है? हमें चाहिए। जोर से बोलना है, क्योंकि मेरा 90वां कार्यक्रम है, तो कम से कम 90 किलोमीटर तक आपकी आवाज जानी चाहिए। खड़े हो जाइए। सभी लोगों ने अपने सबका अनुसरण करना है। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, जातिवाद भाषावाद से, घूसखोरी कमीशनखोरी से, नशा तस्करी मानव तस्करी से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, मिशनरी जिहादी धर्मांतरण से, लव जिहाद लैंड जिहाद से, भ्रष्टाचार अपराध से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।